खुद से जीतने की जिद है मेरी, कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, कि मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1 के आगे के प्रश्नों को। पिछली वीडियो में मैंने 1 से 3 तक के प्रश्नों को करा दिया है, इसमें हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, चलिए अब अधिक समय न लेते हुए हम, जैसा कि आपको पीछे मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा, कि मैंने एक चौथा प्रश्न लिख रखा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1 से लेकर के कितने तक है बेटा, 5 तक परिभाषित संबंध आर जो है ए बी सच दैट माड ए माइनस बी सम संख्या है, एक तुल्यता संबंध है। हमें इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है बेटा, आइए शुरू करते हैं। जो चीजें दी है बेटा उसको लिख दीजिए। सबसे पहले क्या दिया है बेटा, दिया है, क्या दिया है देखेंगे बेटा, समुच्चय ए दिया है। ए के अंदर अवयव कितने हैं, 1 से लेकर के 5 तक, है ना। फिर रिलेशन क्या दिया है बेटा, आर दिया है ए कॉमा बी सच दैट बेटा माड का माइनस ए माइनस बी क्या है बेटा, सम है। ये जानकारी दी हुई है। ठीक है, एक समुच्चय है जिसके अंदर 1 से लेकर के 5 तक अवयव, इनका जो संबंध है बेटा अवयवों के बीच में, वो ए कॉमा बी, जो कि ए माइनस बी जो रिजल्ट आएगा बेटा ए माइनस बी, वो क्या आना चाहिए, सम। अगर ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो सम आता है तो बेटा दिए गए संबंध सत्य होंगे, नहीं तो वो सत्य हो जाएंगे। आइए चेक करते हैं। पहले संबंध के लिए बेटा स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए देखो बेटा, स्वतुल्य संबंध के लिए जब हम चेक करेंगे तो समझिए, आपको पता है कि स्वतुल्य संबंध की कंडीशन क्या होती है, जो बेटा जब ए का ए के साथ संबंध हो और जो बेटा सभी ए हों वो किस में से हो बेटा, सेट ए से होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है बेटा तो वो स्थिति स्वतुल्य होगा। चलिए इनका रिलेशन क्या दिया है मेरे लाडले बच्चों, पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना ए कॉमा ए किसमें है बेटा, आर में। हमने मान लिया बेटा कि जो ए कॉमा ए है वो किसमें है, आर में है। ठीक है, आइए अगर आपने ऐसा मान लिया तो इनका रिलेशन क्या दिया है बेटा, माड का ए माइनस बी सम संख्या, मतलब ए माइनस बी क्या है बेटा, ये क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए बेटा सम संख्या। क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। अब देखिए क्या यहाँ आ रहा है, देखो बेटा ए का मान भी ए है और बी का मान भी बी है। आपको पता है स्वतुल्य की स्थिति स्वयं का स्वयं से, तो बेटा यहाँ रखेंगे ए माइनस बी की जगह बी क्या है बेटा, ए है। चलिए बेटा अब देखिए ये इधर क्या हो जाएगा बेटा, सम संख्या। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, ए से ए को जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मान क्या होगा बेटा, 0 का निरपेक्ष मान या मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। मतलब ये क्या है बेटा, सम संख्या है। ये क्या है बेटा, सम संख्या है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं ये स्थिति का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर क्या है बेटा, आर स्वतुल्य संबंध है। आर कैसा संबंध है बेटा, स्वतुल्य संबंध है। आर जो है बेटा इसलिए है ना, इसलिए आर कैसा संबंध है बेटा, आर है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, आइए बेटा इसके सेकंड संबंध को चेक करते हैं। कौन सा संबंध बेटा, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखो बेटा, सममित संबंध के लिए सममित की स्थिति क्या होती है, सममित की स्थिति ये होती है कि बेटा अगर ए कामा बी आर में है, दिस बिलोंग्स टू बी कॉमा ए बी किस में होना चाहिए बेटा, आर में। यानी कोई भी दो अवयव हैं अगर वो आर में है तो उनका विलोम भी किस में होना चाहिए, आर में। अगर ऐसा है तो सममित है। आइए चेक करते हैं। ठीक है बेटा, मानेंगे, क्या माना, माना ए कॉमा बी किस में है बेटा, आर में है।
तो इनका रिलेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। इनका रिलेशन है निरपेक्ष मान किसका, a माइनस बी इक्वल में क्या है बेटा, सम संख्या। यही है ना बेटा, क्या है बेटा, सम संख्या है ना। अगर बेटा थोड़ी देर के लिए समझो ये है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा, a माइनस बी इक्वल, इसको भी तो हम सम संख्या। देखो बेटा एक चीज समझो, यानी धनात्मक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो धनात्मक ही होता है। ये प्लस में है ना बेटा, प्लस में है तो प्लस का धनात्मक मान तो प्लस में ही आएगा। अब क्या बेटा इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, चलो इसी में से बेटा माइनस कॉमन कर लो। माइनस जब कॉमन करोगे तो ध्यान से देखना, माइनस कॉमन कर रहा हूं तो b मेरे बच्चे पहले हो जाएगा, a हो जाएगा बाद में, ठीक है, बराबर बेटा सम संख्या। देखो क्या स्थिति ये बन रही है बेटा। आप देखिए इसको जब आप मार्ट से बाहर यानी निरपेक्ष मान निकालेंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। तो b माइनस ए बी क्या हो जाएगी बेटा, सम संख्या हो जाएगी। देखिए बेटा इस स्थिति का भी पालन कर रहा है, b माइनस ए बी क्या हो गई, सम संख्या। तो हम कह सकते हैं बेटा कि हम कह सकते हैं b कॉमा ए बी किस में होगा बेटा, r में होगा। हम क्या कह सकते हैं बेटा कि b कॉमा ए बी किस में होगा, r में होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए R1 क्या है बेटा, सम्मित संबंध है। R कैसा संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, R बेटा सम्मित संबंध है। चलिए कोई दिक्कत हुई क्या, बताइए बेटा, समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। दो स्थितियां हो गई, अब हम तीसरी स्थिति को करेंगे। तो चूंकि बेटा अपने पास जगह नहीं बच रही तो हम कुछ इरेज करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा बेटा। एक चीज हमेशा याद रखिए, नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स आपके लिए क्या करेगी, ये बड़ी ही कामयाब, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। इसलिए क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे ना, एक बार आप देख लेंगे ना बेटा, सारी चीजें दिमाग में फिर से आ जाएंगी। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाते रहिए। आइए तीसरी स्थिति चेक करते हैं, इसको बेटा इरेज कर देते हैं। तीसरी स्थिति है बेटा कौन सी, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए बेटा देखो, संक्रमक संबंध के लिए चेक करते हैं। संक्रमक संबंध कब होता है बेटा, यदि a कॉमा बी बेटा r में है व b कॉमा सी भी r में है बेटा, देन तो क्या होना चाहिए बेटा, a कॉमा सी भी किस में होना चाहिए, r में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो बेटा क्या होगा, संक्रमक संबंध होगा। आइए इसको हल करते हैं बेटा। मानेंगे, क्या मानेंगे, माना a कॉमा बी किस में है बेटा, r में। हमने ऐसा मान लिया तो बेटा इनका संबंध निकालोगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। हम लिखेंगे इनका संबंध है निरपेक्ष मान किसका, a माइनस बी इक्वल क्या है बेटा, सम संख्या है। इक्वल क्या है मेरे लाडले बच्चे, सम संख्या है। क्या बेटा हम इसका निरपेक्ष मान, निरपेक्ष को मतलब माड, अगर बेटा इसका निरपेक्ष मान निकालोगे तो ये धनात्मक है। देखो यहाँ कौन सा नंबर है, प्लस है ना, इनका दोनों का बाहर, तो बेटा प्लस है तो ये कहे में निकलेगा मेरे लाडले बच्चों, प्लस में निकलेगा। किस में निकलेगा मेरे बच्चों, प्लस में निकलेगा। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सम संख्या। क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसको बनाओ मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1। वह हम मान लेते हैं बेटा, और हम मान लेते हैं बेटा b कॉमा सी ये भी किस में है बेटा, r में है। हमने मान लिया b कॉमा सी भी किस में है बेटा, r में। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखो बेटा जहां a माइनस बी था वहां क्या हो जाएगा, b माइनस सी, b माइनस सी। निरपेक्ष मान निकालेंगे बेटा, ये भी बराबर क्या होगी बेटा, सम संख्या। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, सम संख्या होगी, है ना। इसको मिटाते हैं बेटा, इधर हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखो बेटा, अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, चलिए इसका निरपेक्ष मान निकालिए बेटा। b माइनस सी का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे, ये प्लस में है तो प्लस में ही आएगा, b माइनस सी, है ना। b माइनस सी क्या हो जाएगा बेटा, सम संख्या। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, सम संख्या हो जाएगी ना। इसको बना दो समीकरण 2।
थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, a माइनस बी सम संख्या आ गई, b माइनस सी सम संख्या आ गई, और हमें क्या चाहिए बेटा, a माइनस सी। अगर a माइनस सी हो जाएगा तो ए सी किस में हो जाएगा, आर में। तो थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ b माइनस में, इसमें b प्लस में, अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो b कट जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे समीकरण बेटा, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर, 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या बचेगा बेटा, a माइनस सी। ए माइनस सी किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सम संख्या के। यहाँ देखो बेटा, मैंने बताया ना a माइनस बी है और इसमें b माइनस सी है, तो बेटा b माइनस में यहाँ प्लस में b कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस सी। अब देखो बेटा, a माइनस सी अगर सम संख्या है तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि a और c किस में है बेटा, a कॉमा सी किस में है, r में है। अगर a कॉमा सी r में है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए r एक संक्रमक संबंध है। r कैसा संबंध है, r एक संक्रमक संबंध है। बोलो मेरे लाडले बच्चे, समझ में आ रहा है ना, है ना, बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब बेटा हमको चूंकि इसे सिद्ध क्या करना है, तुल्यता संबंध। चलो बेटा, तुल्यता संबंध की स्थिति बताओ क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, तुल्यता संबंध की स्थिति क्या होती है, इतना बता दो मुझे। तुल्यता संबंध बेटा, जहां r स्वतुल्य हो और r सममित भी हो और r संक्रमक भी हो, अगर ऐसी स्थिति आती है बेटा तो फिर दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। देखो बेटा, r क्या है, r स्वतुल्य, स्वतुल्य सममित, r स्वतुल्य सममित व संक्रमक, संक्रमक संबंध है ना। कैसा संबंध है बेटा, देखिए r बेटा स्वतुल्य सममित व संक्रमक संबंध है, इसलिए या ये कह सकते हैं अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध r एक कैसा संबंध है बेटा, तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है मेरे प्यारे बच्चे, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। चलिए इसको आप बेटा नोट कर लीजिए बहुत आसानी से। मैं एक एक चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर हम किन चीजों को कैसे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये भाषाई चैप्टर है, थोड़ा आपको ज्यादा कंसंट्रेशन से समझना है बेटा, ठीक है ना। चलिए अगर आप इसने नोट कर लिए, चलिए अब बेटा हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, है ना। अगले सवाल पे चलेंगे। देखो बेटा, चौथा प्रश्न तो हमने कर लिया, पांचवा प्रश्न आपके सामने लिखा है, यदि a x y तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तथा समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R जो है L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल L2 के है, तो सिद्ध कीजिए कि R समुच्चय जो है, R समुच्चय A में, मतलब R जो है बेटा वो समुच्चय A में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक सा सवाल है, बड़ा मजेदार है और आपके दृष्टिकोण से पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, ये आपके इस बार के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे लाडले बच्चे, जो दिया है उसको लिख लो बेटा, संबंध दिया हुआ है तो हम लोग आइए हल करते हैं बेटा। क्या दिया है बेटा, देखिए यदि A जो है एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है बेटा, तथा समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार परिभाषित कि R जो है बेटा वो L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल L2 के है। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। दिया है जो मेरे प्यारे बच्चे, देखो जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है बेटा, जो दिया है देखो A क्या है बेटा, A उसने बताया है एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, एक्स वाई तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय। क्या है बेटा, सभी रेखाओं का
सभी रेखाओं का क्या है बेटा, समुच्चय है। और आर क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चे, आर दिया है बेटा, है ना, आर क्या दिया है बेटा, L1, L2 सच दैट L1 बेटा पैरेलल है किसके, L2 के, है ना, यही तो दिया है। चलिए आओ बेटा, ये बात तो दी हुई है ना। अब इनकी हम तीनों स्थितियों को चेक करते हैं। पहली स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चे, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए देखो बेटा, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है बेटा। आइए, स्वतुल्य के लिए ये होता है बेटा, हमें पता है कि जब बेटा क्या हो, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो। मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, L1 कॉमा जो L2 सॉरी L1 कामा L1 किस में होना चाहिए बेटा, R में, है ना। मतलब सभी 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 L1 किस में हो बेटा, सभी L1 बिलोंग करना चाहिए ए सेट से, है ना। सभी L1 किस में होने चाहिए बेटा, सेट ए में होने चाहिए। आइए मानते हैं बेटा, माना L1 कॉमा L1 किस में है बेटा, R में है। हमने मान लिया बेटा कि जो L1 कामा L1 है वो किस में है, R में है। आइए देखते हैं मेरे बच्चे, अगर L1 कॉमा L1 R में है तो थोड़ा एक चीज समझना, इसका संबंध क्या दिया, L1 कॉमा L2 सच दैट L1 पैरेलल है L2 के। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, क्या बेटा अगर मैं कोई भी रेखा की बात करूं तो क्या वो रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है या नहीं। जैसे मान ले मेरे प्यारे बच्चे, इधर समझ बेटा, जैसे मान ले बेटा ये एक रेखा है, इसका नाम है L1, ठीक है बेटा। अब ये भी एक रेखा है बेटा L1, दोनों रेखा L1 है। अब देख बेटा, ये रेखा इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, स्वयं रेखा स्वयं के पैरेलल होगी कि नहीं, स्वयं के पैरेलल होती है कि नहीं, होती है बेटा। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे चूंकि स्वयं रेखा स्वयं के पैरेलल होती है। स्वयं रेखा जो है ना, या कोई रेखा, ऐसे लिख सकते हैं, रेखा स्वयं, है ना, रेखा स्वयं के क्या होती है बेटा, समांतर होती है ना बेटा। देखो मतलब ये है कि जो रेखा होगी वो स्वयं के क्या होगी, समांतर होगी। स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होगी, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं बेटा, इसलिए कह सकते हैं कि R एक कैसा संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। R एक कैसा संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, R एक स्वतुल्य संबंध है। बेटा इस चीज को समझो, स्वयं रेखा स्वयं के तो समांतर हो सकती है ना बेटा, स्वयं जैसे मैं खुद के तो समांतर हूँगा ना बेटा, है ना। तो स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसका मतलब ये है कि ये कैसा संबंध है बेटा, ये है आपका स्वतुल्य संबंध। आइए दूसरा चेक करते हैं बेटा, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए चलो बेटा, सममित संबंध की स्थिति क्या होती है, ये स्थिति ये होती है बेटा कि L1 कॉमा L2 अगर R में है बेटा, R में है, दिस बिलोंग्स टू L2 कॉमा L1 भी किसमें होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, R में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सममित संबंध है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो अवयव है, अगर वो R में है तो उनका विलोम का मतलब उल्टा, L1 L2 R में है तो L2 L1 भी किसमें हो, R में हो, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं बेटा, माना L1 कॉमा L2 किसमें है बेटा, R में। हमने समझो L1 कॉमा L2 किसमें है बेटा, R में है। अब देखो बेटा, अगर L1 कामा L2 R में है तो उसने संबंध क्या बताया था कि L1 किसके पैरेलल है बेटा, L2 के। अच्छा यहाँ किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा, दिस बिलोंग्स टू, हम कह सकते हैं L1 पैरेलल होगी बेटा L1 के,
यानी स्वयं रेखा स्वयं के क्या होगी, पैरेलल होगी कि नहीं, स्वयं रेखा स्वयं के क्या होगी, पैरेलल होगी ना। तो यहाँ देखो बेटा, अगर हमने L1 कॉमा L2 बिलोंग किया R से, मतलब L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। अगर बेटा L1 L2 पैरेलल, समझो अगर बेटा जैसे ये रेखा है, ये रेखा इसके पैरेलल है, तो क्या बेटा ये रेखा इसके पैरेलल नहीं होगी, समझो अगर ये वाली रेखा इसके पैरेलल है तो बेटा ये भी तो इसके पैरेलल होगी, मतलब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि L2 पैरेलल होगी किसके बेटा, L1 के। अगर L2 L1 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा L2 कॉमा L1 भी किसमें है, R में है। बोलो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि L2 और L1 भी किसमें है, R में है। तो हम कह सकते हैं इसलिए R एक कैसा संबंध है, R एक सममित संबंध है। R एक कैसा संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, R एक सममित संबंध है। ठीक है, चलिए अब बेटा इसकी तीसरी स्थिति को चेक करते हैं संक्रमक संबंध के लिए। देखो बेटा संक्रमक संबंध की स्थिति क्या होती है, यदि L1 कॉमा L2 R में है, समझना, वह L2 कॉमा L3 R में है, इस स्थिति में आपको L1 जो है वो L3 के साथ किसमें होना चाहिए, R में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दिया गया संबंध संक्रमक संबंध होगा। आइए चेक करते हैं। देखो बेटा मानेंगे, माना L1 कॉमा L2 किसमें है बेटा, R में। हमने मान लिया कि L1 कामा L2 किसमें है, R में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि L1 जो है वो पैरेलल होगी किसके, L2 के। किसके होगी पैरेलल, L2 की। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, और हम मान लेते हैं बेटा, और क्या मान लेते हैं, L2 पैरेलल है बेटा किसके, सॉरी L2 बिलोंग्स करता है, L2 और L3 किसमें है बेटा, R में। हमने माना बेटा, हमने L1 L2 को R में माना, और क्या माना, L2 और L3 किसमें है, R में। अगर ऐसी स्थिति है बेटा तो इसका मतलब हुआ कि L2 पैरेलल किसके होगी बेटा, R के होगी। L2 किसके पैरेलल होगी, R के। अगर L2 और L3 R में है तो L2 किसके पैरेलल होगी, L3 के। इसको मैंने बना दिया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ L1 किसके पैरेलल है, L2 के, और यहाँ L2 किसके पैरेलल है, L3 के। इसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई कि L2 इसमें भी है, L2 इसमें भी है। तो बेटा जब L1 और यहाँ L2 के पैरेलल है और यहाँ L2 L3 के, तो हम ये कह सकते हैं कि L1 किसके पैरेलल होगी, L3 के। अगर L1 L3 के पैरेलल हो गई तो एक बात साफ हो गई कि L1 और L3 भी किसमें है, R में है। समझ में आ रहा है। चलिए यही लिख देता हूँ बेटा, इसको इरेज करके मैं यहीं पर लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ यहीं पर। देखो बेटा लिखेंगे बेटा समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, L1 जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, L3 के। L1 किसके पैरेलल हो जाएगी, L3 के पैरेलल हो जाएगी, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि L1 L3 किसमें होंगे बेटा, R में होंगे। L1 और L3 किसमें होंगे, R में होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए R एक कैसा संबंध है, R एक संक्रमक संबंध है। R एक कैसा संबंध है बेटा, R एक संक्रमक संबंध है। चलिए बात समझ में आई कि नहीं। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो संबंध है कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो बेटा देखो R को आपने सम्मित भी चेक कर लिया, संक्रमक भी देख लिया, स्वतुल्य भी देख लिया, तीनों संबंध बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा तुल्यता संबंध की स्थिति क्या होती है बेटा, तुल्यता संबंध की स्थिति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे,
तुल्यता संबंध की स्थिति होती है बेटा, अब देखो R एक स्वतुल्य है ना, R एक स्वतुल्य सममित व संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है ना बेटा। देखो बेटा R स्वतुल्य भी है, R सममित भी है, R संक्रमक भी है, इसलिए दिया गया संबंध R एक कैसा संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध है ना बेटा। R कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। बात समझ में आई कि नहीं, है ना, मजा आ रहा है ना बेटा, मजा आ रहा है, वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम अगले प्रश्न पे चले, है ना, मजा आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। देखो छठवां प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n परिभाषित संबंध R जहां a, b R में है, रिलेशन में है, C, D भी किस में है, रिलेशन में है, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू AD किसके इक्वल है, BC के। यानी जो दिया है बेटा, देखो क्या दिया है, दिया ये है, समझो दिया क्या है, दिया है मेरे बच्चों कि बेटा A, B R में है और C, D भी किस में है, R में है। दिस बिलोंग्स टू AD इक्वल है मेरे प्यारे बच्चे किसके, BC के। इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, A, B C, D, A, B C, D, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है बेटा, हाँ इसको बंद कर देते हैं, लिख देते हैं AD इक्वल है किसके मेरे प्यारे बच्चे, BC के। अच्छा और लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट, ठीक है बेटा। चलो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है, जैसा मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। शायद ये आपको समझने में आसानी हो रही हो बेटा। अब थोड़ा सा एक चीज और समझो, इसमें जो क्रमित युग्म है बेटा, क्रमित युग्म है वो बना के दिया है अवयव के रूप में। जैसे बेटा देखो इसमें A, B, यहाँ ये A होगा बेटा, ये क्या होगा, B होगा। आप ऐसे समझिए, ये A है, ये B है, ठीक है ना। इसमें क्रमित युग्म बना करके उसने दिया, अन्य सवालों में केवल अवयव के रूप में होता था, ठीक है बेटा। चलिए तो कोई मुश्किल सी बात नहीं है, आइए शुरू करते हैं। पहली स्थिति के लिए शुरू करेंगे बेटा, किस संबंध के लिए, स्वतुल्य के लिए, किस संबंध के लिए, स्वतुल्य के लिए। आइए शुरू करते हैं। स्वतुल्य की स्थिति क्या होती है बेटा, स्वतुल्य की स्थिति ये होती है कि स्वयं के साथ, है ना, यानी A, B इनका संबंध किससे साथ होना चाहिए, R के साथ। कारण क्या है बेटा कि ये अवयव है, ये क्या है यहाँ पर, ये है मेरे प्यारे बच्चे अवयव है, क्या है यहाँ पर, ये है आपके पास अवयव है। बोलो बेटा ये क्या है, अवयव है। समझ में आ रहा है ना, ये क्या है बेटा, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या है बेटा, अवयव। अगर स्वयं का स्वयं के साथ बनता है तभी बेटा हम क्या कहेंगे, तभी हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य है ना। और देखिए बेटा जो सभी A, B है ना बेटा, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, सभी A, B किस में होना चाहिए बेटा, किस में होना चाहिए, N क्रॉस N में। किस में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, N क्रॉस N में होना चाहिए। देखो बेटा समुच्चय यही है ना, N क्रॉस N पर परिभाषित है ना। तो चलिए मानते हैं बेटा, क्या मानेंगे, माना, समझ लो बेटा, मानेंगे A, B, A, B किससे बिलोंग करता है बेटा, R से, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया कि A, B
और ए कॉमा बी किस में से है बेटा, आर से। तो थोड़ा सा एक यहाँ संबंध समझो बेटा, यहाँ पर जो इसने लिखा था, यहाँ पर लिखा था एडी और बीसी के बराबर। अब देखो यहाँ कैसे ये एडी और बीसी आया, समझो एडी और बीसी कैसे आया। अगर बेटा हम ए का मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई डी के साथ करें तब एडी बनेगा, और बी का मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चे सी के साथ करें तब बीसी बनेगा। सेम वही काम आपको यहाँ करना है, यानी पहले वाले का अंतिम वाले से और बाद वाले का, दोनों बाद वालों का, बीच वालों का बीच वाले के साथ। तो करो बेटा, तो आप क्या करेंगे बेटा, ए का सब जब आप किसके साथ, बी के साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर बेटा जब बी का ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। बोलो बेटा, देखो ए का आप क्या लास्ट वाले के साथ किए, ए बी हो गया, और इनका दोनों का किया तो बी ए हो गया, है ना। इतनी बात तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, अब बताओ बेटा ये स्वयं स्वयं के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो ए बी है, ये भी बी ए है, तो ए बी करो चाहे बी ए लिखो, उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों बातें सेम है ना, सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं इसलिए, है ना, इसलिए आर एक कैसा संबंध बेटा, आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक कैसा संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बेटा, आर कैसा संबंध है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब देखो दूसरी स्थिति को चेक करेंगे बेटा, कौन सी स्थिति, दूसरी स्थिति चेक करेंगे बेटा हम लोग सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए चेक करेंगे, सममित के लिए चेक करेंगे, है ना, सममित के लिए चेक करेंगे। सममित की स्थिति क्या होती है बेटा, सममित की स्थिति क्या होती है, इसमें आपको समझने की जरूरत, थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। सममित की स्थिति ये होती है कि अगर बेटा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, है ना बेटा, यही है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अगर ये बेटा किसमें है, अगर ये किसमें है बेटा, अगर ये आर में है, अगर ये आर में है, दिस बिलोंग्स टू, अगर ये आर में है तो क्या होना चाहिए बेटा, सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी, ये भी किसमें होना चाहिए बेटा, आर में। अगर ऐसी स्थिति बनती है मेरे प्यारे बच्चों, तब वो कैसी स्थिति बनेगी, सममित संबंध बनेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, मानेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। माना ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी किससे बिलोंग करता है बेटा, आर से। ठीक है, समझना, ए कॉमा बी सी कॉमा डी किससे बिलोंग करता है, आर से। आइए इसको हल करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पहले का अंतिम के साथ, है ना, ध्यान से देखना बेटा, पहले का अंतिम के साथ, यानी पहले का अंतिम साथ ए डी हो जाएगा, बीच वाले का दोनों के साथ क्या हो जाएगा बेटा, बी सी, बीच वाले का किसके साथ हो जाएगा बेटा, बी सी। सही है। अब उसके बाद अगली स्थिति को भी हम चेक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर हम लोग अगली स्थिति को चेक करेंगे तो देखेंगे बेटा, या यहाँ या लिख लो। अब दूसरी स्थिति को चेक करने बेटा, सी का बी के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, सी बी, सी का बी के साथ तो सी बी, बीच वाले दोनों का डी का ए के साथ तो क्या हो जाएगा, डी ए। अब तुम ध्यान से देखो बेटा, इसको चाहे तो इक्वेशन बना लो समीकरण 1, इसको बना लो समीकरण 2। अब अगर दोनों समीकरणों को तुम ध्यान से देखो, ए डी बी सी के बराबर है, और यहाँ देखो ए डी बी सी, ये बी सी है, और ये बेटा सी बी भी तो बी सी है, सी बी किसके बराबर, डी ए के। चाहे बेटा ए डी को डी ए लिखो, चाहे तो ए डी को डी ए भी लिख सकते हो, और सी बी को बी सी भी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर बेटा सी बी डी ए के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो सी डी है बेटा, सी डी कॉमा ए बी है, वो किस में है मेरे प्यारे बच्चे, वो आर में है। क्यों आर में है, क्योंकि सी बी और डी ए जो है वो ए डी और बी सी के बराबर आ रहा है, मतलब ये भी किस में है, आर में है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए आर एक कैसा संबंध है, आर एक
सममित संबंध है। आर एक कैसा संबंध है बेटा? आर एक सममित संबंध है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार सवाल है। इसको बहुत बारीकी से समझना है। अगर एक बार में समझ में ना आए बेटा तो वीडियो को आप कई बार प्ले करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलिए, इसकी एक स्थिति और बच रही है बेटा, इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, मैं इसकी अंतिम स्थिति को आपको बता देता हूँ बेटा। इसकी एक स्थिति बच रही है, वो कौन सी है? संक्रमक, है ना? तो यहाँ ध्यान से आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है बेटा। तीसरी और अंतिम स्थिति संक्रमक, संक्रमक के लिए बेटा मुझे एक बात बताइए, संक्रमक की स्थिति क्या होती है? अगर ए कामा बी आर में है, बी कामा सी आर में है, तो ए कामा सी भी किसमें होना चाहिए? आर में। आओ देखो यहाँ ध्यान से हम लिखेंगे बेटा, यदि यदि ए कामा बी, अच्छा ए कामा बी सी कामा डी किसमें है बेटा? आर में है, वह है ना ए कामा बी सी कामा डी। अब बेटा हम लिख सकते हैं, अब देखो बेटा हम इसको लिख सकते हैं सी कामा डी और ई कामा एफ। अगर ये भी आर में है देन क्या होना चाहिए बेटा? देन ये होना चाहिए कि ए कामा बी और ई कामा एफ किसमें होना चाहिए मेरे बेटा? ये भी किसमें होना चाहिए? आर में। बोलो बेटा, बात समझ में आई? देखो बेटा, ये ए है, ये बी है, ए कामा बी, इसमें क्या है? बी कामा सी। तो क्या होना चाहिए? ए कामा सी, ए ये है और सी ये है। ये अगर आर में है तो दिया गया संबंध संक्रमक हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझना थोड़ा सा, मानेंगे। क्या माना? माना बेटा हमने, यहाँ हमने माना कि ए कामा बी सी कामा डी ये किसमें है बेटा? ये है आर में, है ना? ए कॉमा बी सी कॉमा डी किसमें है बेटा? आर में है। तो आइए इसके संबंध के हिसाब से जैसी स्थिति थी हम वैसे ही करेंगे। पहले का अंतिम वाले से और बीच वाले का दोनों आपस में। पहले का अंतिम वाले से क्या हो जाएगा बेटा? ए डी। बीच वाले का दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? बी सी। थोड़ा सा इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? थोड़ा यही ध्यान से देखना बेटा, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? बी इधर लेके आओ बेटा पक्षांतर करके, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, ए बाई बी हो जाएगा बेटा। डी इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो सी बाई डी हो जाएगा। इसको बनाओ मेरे प्यारे बच्चे समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ए कामा बी बिलोंग करता है। अब हम क्या करेंगे? और अब हम क्या लिखेंगे बेटा, है ना? सी कॉमा डी ई कॉमा एफ, ये किस में से बिलोंग करते हैं बेटा? आर से। हमने ये भी कह दिया आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा वही स्थिति पहले का अंतिम वाले से, तो क्या हो जाएगा बेटा? सी एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा? डी ई, है ना? क्या हो जाएगा? डी ई। ये पहले का अंतिम से सी एफ और डी का ई से तो डी ई। इसको बेटा क्या हम और कुछ लिख सकते हैं? डी गुणा में इधर आएगा भाग में, तो बेटा ये हो जाएगा सी डी, और बेटा एफ इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में ई बटे एफ। इसको बनाओ मेरे प्यारे बच्चे समीकरण नंबर 2, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलो थोड़ा बेटा तुलना करो, किससे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से किससे तुलना करोगे मेरे प्यारे बच्चे? समीकरण 1 व 2 से। देखो बेटा यहाँ सी डी सी बाई डी किसके बराबर है? ए बाई बी के, और यहाँ सी बाई डी ई बाई एफ के बराबर है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो ए बाई बी है वो ई बाई एफ के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि जो ए बाई बी है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई बाई एफ के। अब थोड़ा सा यही ध्यान देना बेटा, इनका तिरछा गुणा करो। मतलब क्या बेटा? ये ए एफ किसके बराबर हो जाएगा? बी ई के। ए एफ किसके बराबर हो जाएगा? बी ई के। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
इसका मतलब ये क्यों हुआ, ये ऐसे हुआ, ये तब हुआ होगा बेटा, समझो ऐसे इसी को देखो, ये तब हुआ था कि CFDE के बराबर कब हुआ था, C और F लास्ट में थे, C और F लास्ट में थे, तो बेटा A और F लास्ट में होंगे, A और F किस में होगा बेटा, देखो A इसमें होगा, A इसमें होगा, है ना, A इसमें होगा और B इसमें होगा, A भी हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा E उसमें है बेटा, और ये वाला F इसमें हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएंगे बेटा, ये भी संबंध हो जाएगा R से, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, देन बेटा क्या हो जाएगा, देन हम लिख सकते हैं बेटा कि A, B और E, F भी किस में होंगे, R में होंगे। अब बेटा बात समझ में आ गई, यही तो देखना था ना बेटा, A, B, E, F R में अगर हैं और आ ही गया है तो दिया गया संबंध संक्रमित हो जाएगा, है ना। इसलिए लिख सकते हैं R एक कैसा संबंध है बेटा, R एक संक्रमक संबंध है, R एक संक्रमक संबंध, R एक संक्रमक। हमें तो बेटा संक्रमक नहीं, हमें तो तुल्यता बताना है। चलो बेटा, तुल्यता संबंध की स्थिति क्या होती है, तुल्यता संबंध की बोलो बेटा, तुल्यता संबंध की स्थिति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तुल्यता संबंध की स्थिति क्या होती है बेटा, वो ये होती है, देखो R स्वतुल्य भी है, आपने लगाया ना बेटा, R स्वतुल्य भी है, R सममित भी है, R संक्रमक भी है। जब तीनों संबंध एक साथ हों तो फिर ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तो लिखेंगे बेटा R एक स्वतुल्य संबंध, है ना, R एक स्वतुल्य संक्रमक, है ना, संक्रमक व सममित संबंध है ना, सममित संबंध है ना। हम इसलिए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः दिया गया संबंध R, अतः दिया गया संबंध R एक कैसा संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। R कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। उम्मीद करता हूं बेटा ये जो मैंने तीनों प्रश्नों को बताया, 4, 5 और 6, बहुत बढ़िया सा समझ में आया होगा बेटा। ये इस प्रश्नावली की जान है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप बोर्ड एग्जाम की बेटा वाट लगा दोगे, ठीक है ना। इस चीज़ को समझने की जरूरत है, बढ़िया से समझिए। एक बार में नहीं आ रहा है, फिर से उसको वीडियो को रोक करके देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। जब तक ना समझ आए तब तक कोशिश करिए, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, ठीक।